दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है. हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग. देखें, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में. जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए. जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन. फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है. फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ. ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी. ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में ये 8 लोगों की रिहाई के हवाले से. तो ये सारी चीजों का देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था. डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनकी आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं. और दूसरा, मैं समझता हूं कि उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं. मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पर कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें तो हमें कोलिजन की जरूरत ही नहीं है. और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी. डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ. एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है. ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं एंड ऑल दैट. ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़ाहब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो. जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है. सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे, जैसे पाकिस्तान में ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता. एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास. पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ. फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया. आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त मंदिर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल. यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर. लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है. ये अफसोस वाली बात. लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल है. अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मजाहिब की इज्जत करते थे, और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था. मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा.
लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे ने वो भी कैनेडा दी पीआर ਨੂੰ पगर पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है। आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते, वह साउथ अफ्रीका लेकर गया। रो खन्ना कल चीखा यहां पे अमेरिकन कांग्रेसमैन है फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? $5 बहुत स्ट्रॉन्ग, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है। अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं। देखें आपका हर रूलर जो है वो लंदन बेस है, आपका हर जज लंदन बेस है, गोरे को जाने की जरूरत ही नहीं। अब आप फोनों पे सारा काम कर देते हैं। देखें लेकिन चीमा साहब ये शिफ्ट है, शिफ्ट होता रहता है, पावर शिफ्ट होती है, पैसा शिफ्ट होता है। कभी सबसे पहले मैं अगले दिन मैंने रोम के बारे में पढ़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, पहली सुपर पावर रोम थी सबसे पहले। आज कहां है? कहीं नहीं, नामो निशान भी नहीं, नामो निशान भी नहीं। उनसे अपनी उनके जो अपने पुराने फोर्ट है वो संभालने से कासर है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के हालात देखे, ओपीएम वॉर की जरा हिस्ट्री पढ़ के देखे तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। हमारे अमेरिका की, मैं भारत की चीमा साहब मैं दुख के साथ कहूंगा, भारत को एक कॉरपोरेशन ने टेक ओवर किया है, और जो क्लाइव जो आया था वो 20 साल उसकी उम्र थी, और जो दूसरा आपके साथ ब्रिटिश रूलर उसके साथ आया था निकलसन, उसकी उम्र 17 साल थी। आज मैं अपने देखने वालों को कहूंगा गूगल करके देखें कि ब्रिटिश कितने थे नंबर्स के अंदर जिन्होंने पूरे महाभारत को कंट्रोल किया। ये पठान कितने थे, ये घोड़ों पे चढ़ के आते थे जिन्होंने यहां पे आके धज्जियां उड़ा दी लोकल कल्चर की और मजहब की। नंबर में कितने होते थे, और भारत की पॉपुलेशन को किस तरह उन्होंने रौंद के रख दिया नीचे, जिलील और ख्वार कर दिया, हमारी शक्लें तब्दील कर दी, शक्लें तब्दील। मैंने बताया नहीं कि आज तक, अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन, नो क्लू अबाउट। इस तरीके से पठानों ने मारा हमें आगे। तो चीमा साहब ये दर हकीकत ताकत वाली बात है ना, उनके पास ताकत थी, हम सबमिसिव थे। और उसमें मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सबमिसिव रिलीजन, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, वेरी सबमिसिव। वो बारबेरियन आते थे, दरिंदे अपने भाइयों को मार देते थे, बाप की आंखें निकाल देते थे। नॉर्मल इंसान कर सकता है ये? नॉर्मल इंसान अपने बाप की आंखें निकालेगा? इनका हर दूसरा भाई एक दूसरे के गले काटता था। देखें जरा, they were not normal people, they were barbaric। दरिंदगी थी उनके अंदर मेरी नजर में। मैंने आज देख लें आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60 साल का बंदा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान करेगा? देखें आज आप अफगानिस्तान देखें, जहां से हर बंदा उतरा घोड़े से और हमें जलील करके गया, आज उसकी एक सड़क सीधी नहीं है वहां। कतर में हिरासत में रखे गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को रिहा कर दिया गया है। इन 8 में से 7 अपने वतन भारत वापस लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया जाता है जो दोहरा ग्लोबल कंपनी में काम कर रहे थे और कतर में हिरासत में थे। कतर में इन भारतीयों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। पिछले साल कतर की अदालत ने इन्हें जासूसी के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी तक की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में इस सजा को कम कर दिया गया था। भारतीयों की रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की राजधानी दोहा जा रहे हैं। पीएम मोदी यूएई के दौरे के बाद कतर पहुंचेंगे। बता दें, इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी थी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा और अहम पदों पर भी स्थापित रहे। इन पूर्व अफसरों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसकी खबर 25 अक्टूबर को सामने आई थी। फिर पिछले साल 1 मार्च को इनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। 25
26 मार्च को आरोप तय हुए और 29 मार्च से मुकदमा शुरू हुआ। 26 अक्टूबर को कोर्ट ने इन सभी को फांसी की सजा सुना दी। 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 12 फरवरी की सुबह सभी अपने देश, अपने वतन भारत लौट आए। यानी फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद 108 दिनों में ही इनकी रिहाई हो गई। फांसी की सजा का फैसला आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। हम फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और लीगल टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुरक्षित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद ही यानी 9 नवंबर को भारत ने अपील की। 23 नवंबर को अदालत ने यह अपील मंजूर की और फांसी की सजा के फैसले के महीने भर के भीतर ही इस अपील का मंजूर होना अपने आप में एक बड़ी जीत है। लेकिन इन सब के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर आई 28 दिसंबर को, जब कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा को कम कर दिया। कोर्ट ने इन्हें 3 से 25 साल तक की जेल की सजा सुनाई। साथ ही इस सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भी 60 दिनों का वक्त दिया। इस फैसले के बाद इन भारतीयों की रिहाई का नया रास्ता खुला। पिछले साल दिसंबर में COP28 में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दुबई गए थे। इस समिट से उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच ये मुलाकात ऐसे समय हुई थी जब कतर की जेल में भारतीय बंद थे। माना गया था कि इस मुलाकात में भारतीयों की रिहाई को लेकर भी चर्चा हुई थी। हालांकि दोनों ही देशों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अच्छी बात हुई है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर से इस मामले के घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए थे।